जय हिंद, वेलकम टू द शाही क्लासरूम। मैं मनीष सेप्टा और आज हम करेंगे कैपेसिटर का प्रीवियस ईयर के सवाल और ये एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप हम लास्ट 20 ईयर्स हम देख रहे हैं ना, तो अगर आप देखेंगे टफनेस लेवल की, तो एक ही पैटर्न पे ज़्यादा सवाल है। वो पैटर्न है आपके पास में, आपको अगर याद होगा तो एक कैपेसिटर जब चार्ज होता है, चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर जब अपने ज्वाइन करते हैं तो किस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेजरली पूछा गया है और डायरेक्ट्रिक के सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं। तो अपने वन बाय वन सभी सवालों को करेंगे। मैं आपको सवाल दिखाने के लिए प्रॉपर टाइम दूंगा, आप उसे वहीं पर बैठ के सोल्व भी कर सकते हैं और कहीं भी आप फंसे तो आप वीडियो आगे देख के आप उसे क्लियर आउट कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आइए अब इसको शुरू करते हैं। आई होप आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। फिर भी अगर मान लीजिए कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। तो आइए अब इसको शुरू करते हैं। बच्चों ये सवाल है आपके सामने, ये 2001 में पूछा गया था ना, और सवाल सिंपल ही है। एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए क्या जवाब आपके पास आ रहा है, फिर आप अपना आंसर निकालिए, फिर मैं आपको बताऊंगा आंसर और फिर गलत होगा तब इसका सोल्यूशन देखेंगे। सही ढंग से अटेम्प्ट करिएगा ना, करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। हाँ भी हुआ बच्चों, इसका ए आपका करेक्ट आंसर है। ए आना चाहिए था। अगर ए आ रहा है तो बहुत बढ़िया, और नहीं आ रहा है तो आप मेरे साथ सोल्यूशन देख सकते हैं। सवाल में क्या बोला गया, दो कैपेसिटर ने बना दिया। एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर कुछ ये हो गया। इसका नामकरण करके नाम रखा ए, इसका रखा कुछ बी। अब इस पर कुछ प्लस क्यू चार्ज है तो इस पर कुछ माइनस क्यू है। इतना डाटा आपको गिवन है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक स्विच लगाया जाता है और इस स्विच को बंद करते हैं। तो बोला गया स्विच को बंद करने के बाद में स्टेडी स्टेट जब अचीव हो जाता है तो इस वाले कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्विच को बंद कर दिया। अब स्विच को बंद करने से क्या कंसेप्ट समझ में आता है। देखिए, जब भी आप किसी दो मेटल्स को किसी वायर से ज्वाइन कर देते हैं तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो आप क्या बोलेंगे, सर ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, कैपेसिटर ए की ये वाली प्लेट, कैपेसिटर बी की ये वाली प्लेट, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। और अगर आपने इन दोनों को ज्वाइन कर, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इसको आप कई तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर इन दोनों का सेम पोटेंशियल, तो इन दोनों को एक मोटी प्लेट मान लो। तो अपने भाई साहब इसकी मोटी प्लेट मान ली एक, ठीक, और ये प्लेट सेम की सेम बना दी। ठीक, अब देखिए इस वाले पे तो प्लस क्यू है। ठीक है, अब आप देखिए ये तीन प्लेट्स होगी। अब हम याद करते हैं कि हमने कंडक्टिंग प्लेट्स का कंसेप्ट पढ़ा था। वहाँ पे जो आउटर फेसेस पे जो चार्ज आया करते थे दैट इज सबमिशन ऑफ क्यू बाई 2। तो अगर आप देखिए आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज हम सबका सम करते हैं, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पे जीरो जीरो, तो टोटल चार्ज हो जाए जीरो, बिकॉज प्लस क्यू माइनस क्यू आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे आएगा सबमिशन ऑफ क्यू बाई 2। ऐसा आता है ना आउटर मोस्ट सरफेस सबमिशन ऑफ क्यू बाई 2, तो सबका सबमिट अगर क्यू को सबको जोड़ेंगे तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे यह टर्म भी जीरो, ये वाला चार्ज भी जीरो, मतलब इस प्लेट के इधर तरफ और इस वाली प्लेट के इस तरफ जीरो जीरो चार्ज ही आएगा। अब इस प्लेट पे जो टोटल चार्ज है वो है प्लस क्यू, तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस क्यू आएगा। अब इस पे प्लस क्यू आएगा तो यहाँ माइनस क्यू को आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आमने सामने के फेसेस पे जो चार्जेस रहते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं। कैसे पता लगता है ये हमें गॉस लॉ से समझ में आया था। रीजन आपको थ्योरी के टाइम में बताया गया था। अब देख भाई, ये दोनों प्लेट जुड़ के एक नई प्लेट बन गई और मैं पूछूं यार इन दोनों प्लेट से मिला के टोटल कितना चार्ज, आप बोलेंगे माइनस क्यू। अच्छा माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू आ गया, यहाँ पे जीरो आना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टोटल चार्ज माइनस क्यू रखना है। अब बात बन गई, अब काम हो गया सारा। तो अब देखिए फाइनली इस वाले प्लेट पे आया प्लस क्यू, इस पे आया माइनस क्यू, इस पे आ गया जीरो और इस पे आ गया जीरो, खत्म बात। नहीं तो आप चाहते तो एक और तरीके से भी कर सकते थे। आप ये बोलते सर ये दोनों इक्वी पोटेंशियल है, मतलब यहाँ पे चार्ज नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे EFI जीरो नहीं होगा, EFI को जीरो होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे EFI जीरो नहीं होगा तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dl, तो दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है बिकॉज आपने वायर से कनेक्ट कर दिया। तो इन दोनों पे चार्ज जीरो आना चाहिए था। तो ये अप्रोच भी आप देख सकते हैं, पर ये ज़्यादा आपको फील देने वाली अप्रोच है कि दोनों को हटा के एक प्लेट मान लिया। अब तीन प्लेट्स होगी, तीन प्लेट्स के आप प्रोसीड कर लीजिए तो बात बन जाएगी। समझ में आ गया। तो फाइनली जो आंसर आएगा आपके पास जीरो आएगा। सवाल आसान था, आपसे होना चाहिए था। अब आइए अपने नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये 2002 में पूछा गया सवाल है और सवाल आसान है, मतलब क्योंकि ना ऐसे सेम अप्रोच के सवाल हमने नोट्स में किए हैं और उसको टॉपिक की तरह हमने पढ़ा था और सही ढंग से हमने उसको किया है। एक बार आप करके देखिए बात बन रही है क्या, फिर अपने इसको डिस्कस करेंगे।
अभी हुआ क्या? होना चाहिए यार ये सवाल, इसमें नहीं फंसना, ये होना चाहिए आपसे। ठीक है, अब मैं इसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, सवाल की तरफ। पहले इसका जवाब जान लेते हैं। इसका जवाब है आपके पास में सी। सी इसका करेक्ट आंसर था। अगर आपको बहुत सही हुआ है तो बहुत बढ़िया, बहुत खुश रहिए, और नहीं हुआ है तो ये होने लायक था। डिट्टो नोट्स में कराए हुए सवाल हैं, इस तरीके के सवाल आपसे होने चाहिए। आइए मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ आपको। मैंने इसको दो तरीके से करके दिखाया था ना आपको, और मैं दो तरीके की एक्सप्लेन वापस कर दूंगा आपको। आपको बोला गया दो कैपेसिटर ना, एक को आपने V1 पोटेंशियल से चार्ज किया और दूसरे को V2 से किया। तो हमने यहाँ पे ऐसे एक कैपेसिटर यहाँ पे बना दिया, एक कैपेसिटर यहाँ पे बना दिया। तो इसको आपने V1 पोटेंशियल चार्ज किया तो इसका चार्ज बन गया CV1, इसकी ये प्लस प्लेट होगी, यहाँ पे हो गया माइनस CV1, ठीक है। अब जो दूसरे वाला कैपेसिटर था उसको हमने V2 पोटेंशियल चार्ज किया तो CV2 आएगा, CV1 आएगा। अब ये जानना जरूरी है कि अगर आपने इस कैपेसिटर को इससे ज्वाइन किया है तो नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट को ज्वाइन किया है कि नेगेटिव को नेगेटिव किया है, तो वो अगर आप देखें सवाल बहुत क्लियरली मेंशन है कि two identical capacitor have same capacitance C, one of them is charged with potential V1 and other with V2, the negative ends of the capacitor are connected। मतलब इसका नेगेटिव एंड इसके नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया गया, मतलब यहाँ पे जो चार्ज था दैट इज माइनस CV2 और यहाँ पे जो चार्ज दैट इज प्लस CV2। समझ में आ गया? अब भाई साहब आपने इसको ज्वाइन कर दिया, हम इसको ऐसे स्विच को एक बार बना के ऐसे ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, डन। अब आप इस सवाल को कैसे करते थे? मैंने दो तरीके बताए थे। मैंने बोला था या तो एक काम करो, इससे कुछ क्यू चार्ज फ्लो करवा दो, इससे कुछ क्यू चार्ज फ्लो करवा दो, तो यहाँ पे कुछ यहाँ से माइनस क्यू फ्लो करवाए ना, तो क्यू ऐसे गया तो यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा। फिर आप लूप मेथड लगाइए, लूप मेथड से प्रोसीड कर दीजिए। सेकेंड तरीका मैंने ये बताया था कि आप ऐसे मानिए कि दो कैपेसिटर हैं, ठीक है, ये दोनों किस में कनेक्टेड? पैरेलल में कनेक्टेड है। इस पे भी इसी कैपेसिटर भी सी, इसकी भी सी, और इस पे जो टोटल चार्ज आना है वो कितना आना है? C1 प्लस CV1 प्लस CV2। अरे सही है ये बात भाई, इतना चार्ज आपके पास में आ रहा है, क्योंकि इन दोनों में मिला के चार्ज तो उतना ही रहेगा, दैट इज CV1 प्लस CV2। तो आप बोलेंगे सर यहाँ से इतना चार्ज आ रहा है, अब इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक ही तो बात है यार भाई, आपको पता है कि इन दोनों प्लेट्स में मिला के जो टोटल चार्ज है दैट इज CV1 प्लस CV2, और ये जाएगा इन दोनों कैपेसिटर पे, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो आप या तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन से प्रोसीड कर सकते हैं, एक तरीका ये था। दूसरा जो बेसिक तरीका मैंने सबसे पहले सिखाया था वो यही सिखाया था कि इससे आप माइनस क्यू फ्लो करवाइए, यहाँ पे कुछ प्लस क्यू आ जाएगा, फिर आप चलना शुरू कीजिए और लूप मेथड लगा के आप क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर उससे मैंने आपको ये वाली बात भी बताई थी कि आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन सी प्लेट को पॉजिटिव मान रहे हैं, कौन सी को नेगेटिव मान रहे हैं, और क्यू बाई सी लिखते वक्त क्यू हमेशा पॉजिटिव प्लेट का लेते थे, ठीक है, ये गलती उसमें हो जाती है। अब अगर मैं देखूं कितना कितना चार्ज आ रहा है, तो इस वाले प्लेट पे जो चार्ज आएगा दैट इज CV1 प्लस CV2 डिवाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि सर जी टोटल चार्ज है ये, और इन दोनों कैपेसिटर में जाना है, और दोनों कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है बराबर है, तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पे चार्ज है दैट इज CV1 प्लस CV2 डिवाइड बाय 2। आई होप ये चमक गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमसे क्या पूछा? हमसे ये पूछा कि एनर्जी कितनी डिक्रीज होगी। एनर्जी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? पहले ये क्या समझ में आएगा? एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी। क्यों हो रही होगी? बिकॉज सिस्टम में कुछ एक्सटर्नल नहीं हो रहा ना, कोई बैटरी नहीं है, कुछ नहीं है। जो ये सिस्टम है वो अपने मतलब नेचुरल वे में चल रहा है। तो नेचुरल वे में चल रहा है तो हर एक सिस्टम अगर मूव कर रहा है तो वो चाहता है कि वो अपनी एनर्जी को घटाए। मैं इस मार्कर को छोड़ू, मार्कर नीचे जाता है, क्यों जाएगा? बिकॉज इसके नीचे जाने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। तो आपने सिस्टम को फ्री रखा है, कोई बैटरी नहीं है, तो ये भी चाहेगा मेरी एनर्जी घटे, तो चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, और रीडिस्ट्रीब्यूट करने से उसकी एनर्जी कम होगी। अब यार एनर्जी में कितना डिफरेंस है वो हमसे पूछा गया, तो मैंने बोला इनिशियल एनर्जी में देख लेता हूँ। इनिशियल एनर्जी इसके हो गया हाफ CV1 स्क्वायर, बिकॉज आपने इसको V1 पोटेंशियल चार्ज किया। इसी कितनी होगी? हाफ CV2 स्क्वायर, बिकॉज आपने इसको V2 पोटेंशियल चार्ज किया। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखिए तो देखना कितनी खूबसूरती से मैं निकालता हूँ। मैंने बोला ये दोनों पैरेलली जॉइंट है, ये दोनों पैरेलली जॉइंट है, इन दोनों कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 2C। समझ में आ रहा है? और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे इसके क्रॉस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा आपके पास? इट इज V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, पहले चलिए जैसे है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1 प्लस V2 बाय 2 का होल स्क्वायर। अब मुझसे क्या पूछा गया? एनर्जी का डिफरेंस। तो आप दोनों को देखिए, U फाइनल माइनस U इनिशियल हमें निकालना है, ये वाली वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। तो एक काम करते हैं, हाफ कॉमन ले लेते हैं और C कॉमन ले लेते हैं। हाफ और C कॉमन लेते हैं तो ऊपर बचेगा V1, सॉरी दिस विल बिकम V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2, ऐसा एक्सप्रेशन बचेगा आपके पास। फाइनल का एक्सप्रेशन लिखना देखिए, यहाँ पे आपके पास से 4 आएगा तो ऐसा एक्सप्रेशन बच जाएगा। माइनस ऊपर वाली टर्म अगर आप माइनस करने जाएंगे तो कितना बचेगा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको क्विक सोल्व कर लेते हैं। तो अगर आप सोल्व करने जाएंगे तो डेल्टा यू कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको,
डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ सी बाहर आ गया आपके पास, ये बन गया वी वन स्क्वायर बाई टू प्लस वी टू स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे बन गया वी वन वी टू, सही, माइनस यहाँ पे क्या आ गया वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, डन। तो अगर आप इसको थोड़ा देखेंगे सोल्व करके तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इसको यहाँ से उड़ा देंगे तो ये बन जाएगा माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू, इसको यहाँ से उड़ा देंगे बन जाएगा माइनस वी टू स्क्वायर बाई टू। तो इस तरह का एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। अब देखिए इसमें से कोई ऑप्शन आपके पास मैच कर रहा है क्या, तो हम एक काम करते हैं, इसमें से 2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर अपने 2 को बाहर निकालेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 1/4 सी। अब आप देखना बच्चों, ये बन जाएगा 2v1v2 माइनस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, अरे सही। अब इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस c/4 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब आपका नेगेटिव क्यों आया, बिकॉज आपने फाइनल माइनस इनिशियल निकालना है, तो फाइनल एनर्जी तो कम हुई ना इनिशियल से, तो अगर आप इनिशियल माइनस फाइनल निकालते हैं वैल्यू पॉजिटिव आती है। हमारे पास जो जवाब होना चाहिए था वो होना चाहिए था यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, अगर हीट लॉस अगर आप निकालना चाहते हैं। चलो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे इसको एक्सप्लेन। हम ये देखते थे वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट लॉस, अगर आपको याद तो ऐसे करते थे, बैटरी है नहीं तो वर्क डन बाय बैटरी 0, तो जो हीट लॉस आएगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो आपने जो डेल्टा यू निकाला उसका माइनस करेंगे वो हीट लॉस के बराबर होगा, तो आपका नेगेटिव आ रहा है, तो अगर आप हीट लॉस देखें दैट इज c/4 v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, और ये आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी के अंदर। बात समझ में आ रही है। तो सवाल अच्छा था, अगर आप दूसरी अप्रोच से भी करना चाहें क्यू चार्ज फ्लो करवा के तब भी आप कर सकते हैं, पर आप जब आप करेंगे तो फाइनल चार्जेस आपके पास यही ही आएंगे, आप करके देख लीजिएगा। तो ये वाली अप्रोच सही है। हमने क्या किया, हमें समझ में आया कि इन दोनों प्लेट से मिला के जो टोटल चार्ज है आपके पास दैट इज CV1 प्लस CV2 है, आपने उनको दोनों कैपेसिटर्स के चार्ज में डिवाइड कर दिया और वो पैरेलल में डिवाइड किया, हमने प्रोसीड कर लिया। तो एक बढ़िया सवाल, ऐसे नोट्स में अपने कई सवाल किए थे और इससे ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप नोट्स में ये सवाल सही ढंग से देखेंगे, ठीक है। अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये आपके पास में 2008 में पूछा गया सवाल है, 2008 सवाल। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको पड़ेगा और आप करके देखिए क्या जवाब आ रहा है या बताइए। हाँ भैया बनी बात। इसमें ऑप्शन ए आपके पास में करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो एक बार आप देख लीजिए, अगर हो गया तो बहुत बड़े, नहीं हो तो फिर भी आप एक बार वापस ऑप्शन देख के आप वापस ट्राई करके देखिए, ए ऑप्शन आपके पास में सही जवाब आना चाहिए। हाँ भाई देखा जाए इसको, देखिए अगर आप डायग्राम पहले बनाते हैं, डायग्राम ऐसे बोल रहा है, यहाँ पे कैपेसिटर है, हमने कैपेसिटर बना दिया और एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना देते हैं और यहाँ पे आपके पास में ऐसे एक बैटरी है, ये सवाल में एक बैटरी ऐसे। अब सवाल में हो क्या रहा है, यहाँ पे ऐसे कुछ डिस्टेंस दे रखी है आपको d/3, ये डिस्टेंस कुछ d है और d/3 डिस्टेंस तक आपने डाइलेक्ट्रिक को फिल कर रखा है और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कुछ 2 है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट d/3 तक फिल कर रखा है। अब हो क्या रहा है, जो डाइलेक्ट्रिक है वो नीचे आ रहा है v डिस्टेंस से, जैसे ये जो कैपेसिटर का प्लेट हो गया ना, ऐसे एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर ये रहा, तो ये जो लेवल है डाइलेक्ट्रिक का, ये इनिशियली था d/3 और ये डाइलेक्ट्रिक लेवल अब नीचे आ रहा है, किस स्पीड से, v से नीचे आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि यार
इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना है। तो टाइम कांस्टेंट मैं जानता हूँ, टाइम कांस्टेंट होता है R मल्टीप्लाई C। तो R के तो फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर C हमें निकालना है। तो मैंने क्या करा, इस कैपेसिटर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक वो पार्ट जिसमें डायरेक्ट्रिक नहीं था, एक वो वाला पार्ट जिसमें डायरेक्ट्रिक है। तो अगर आप देखेंगे तो इनिशियली ये पूरी डिस्टेंस तो D है और वो हमेशा ही D रहेगी, बिकॉज उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। सिर्फ जो डायरेक्ट्रिक का जो लेवल है वो घट रहा है आपके पास में। तो अगर आप इसमें मानते हो डायरेक्ट्रिक है आपके पास, तो किसी टाइम t में ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, d/3 माइनस वी। और समझ में आ गया भाई, अगर ये b लेवल b से नीचे आ रहा है तो t टाइम में कितना नीचे आ जाएगा, vt नीचे आ जाएगा। तो ये जो विड्थ बचेगी इसकी, दैट इज d/3 माइनस वी। और ये वाली जो आपके पास है विड्थ होगी, दिस इज इनिशियली 2/3d और प्लस वीटी हो गया। सही, इसमें डायरेक्ट्रिक कुछ है ही नहीं, एयर है, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक कुछ के है। तो अगर आप देखेंगे ऊपर वाले कैपेसिटर्स निकाल लो, इसका नाम C1 रख दो, इसका नाम C2 रख दो, और दोनों कहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है। तो आप लिख देंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमें C1 C2 की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बोला C1 कितना आएगा, C1 आएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D। D की जगह कितना आएगा 2/3D प्लस VT। सही। और अगर आप C2 की वैल्यू निकालेंगे तो C2 बन जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस बन जाएगी D/3 माइनस VT मल्टीप्लाई डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वो कितना है आपके पास 2। अब आप यहाँ से C इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे C इक्विवेलेंट निकालने जाएंगे तो कैसा बनेगा बच्चों, A0 बाई 2D/3 प्लस VT मल्टीप्लाई A एप्सिलॉन नॉट D/3 माइनस VT मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय, अब इनको सम कर लेते हैं। सम करने जाएंगे तो A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया आपके पास, इन दोनों को सम कर रहा हूँ ना मैं, तो ये बन जाएगा ऊपर, सही लिखा है ना यार, कुछ गलत नहीं किया ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2D/3 प्लस VT, और यहाँ पे बन गया प्लस 2D/3 माइनस VT। A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट आपने उड़ा दिया। यहाँ पे थोड़ा और कैलकुलेशन करके देखता हूँ। तो अगर आप इसको लिखेंगे, हम इस तरफ कर लेते हैं, C इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन अगर मैं लिखेंगे तो ऊपर बन गया 2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और नीचे एलसीएम दिया तो ये बन गया D/3 माइनस VT प्लस ट्वाइस 2D/3 प्लस VT। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, और नीचे जब एलसीएम आएगा तो वो दोनों टर्म्स आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएगी। अच्छा, इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। तो ये बन गया D/3 माइनस VT प्लस 4D/3 प्लस 2VT। अच्छा जी, थोड़ा खूबसूरत बनाया जाए इसको। तो ये तो बन गया यार D/3 प्लस 5D/3 ना, C इक्विवेलेंट कितना आ गया, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 5D/3 माइनस प्लस VT। ऐसा एक्सप्रेशन कुछ निकल के आ रहा है। तो इसको अगर हम थोड़ा और सोल्व कर लें, आंसर किस फॉर्म में दिया वो थोड़ा इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं। पूरा सोल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 6A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, यहाँ बन जाएगा 5D प्लस ये कितना बन जाएगा 3VT। ये तो C इक्विवेलेंट आ गया। तो अगर आप टाउ देखेंगे, टाउ हो गया C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई R, तो ये बन गया A 6 एप्सिलॉन नॉट 5D प्लस 3VT मल्टीप्लाई R। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर गया आपके पास, ए ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। तो सवाल बिल्कुल आसान था, जैसे आप देख के रहा था तो नहीं क्या ही हो रहा, डायरेक्ट नीचे आप तो नहीं क्या ही हो जाएगा, पर ऐसा नहीं था। सवाल सिंपल था। आपने क्या एक्सप्रेशन लिखा उसका कि ठीक है हमने दो कैपेसिटर में तोड़ दिया, एक में डायरेक्ट था एक में डायरेक्ट नहीं था। ये इससे पहले D/3 थी, V स्पीड से कम हुआ तो बन जाएगा D/3 माइनस VT, और ऊपर बन जाएगा 2D/3 प्लस VT। समझ में आ गया बात। तो आसान सवाल था, ए ऑप्शन बहुत ईजिली हम इसको सोल्व कर पाए। ठीक है, अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों 2011 में पूछा गया सवाल है, एक बार आप अटेम्प्ट करके देखिए क्या जवाब आ रहा है, फिर इसके बाद हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। ढंग से करिएगा ना, ये होना चाहिए सवाल आपसे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, सवाल हम नोट्स में कर चुके हैं। अभी हो रहा है।
तो बच्चों इसका डी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट होना चाहिए, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगर आपका आ गया सही तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आइए अपने थोड़ा अटेम्प्ट कर लेते हैं, और एक बार आप चाहे तो वापस अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। सवाल में क्या बोला गया आपको कि ऐसे एक वोल्टेज बना दिया हमने, ऐसे एक बैटरी टाइप बैटरी है, यहाँ पे ऐसा एक बैटरी है और यहाँ पे ऐसे 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है आपके पास, और यहाँ पे ऐसे 2 स्विच रखे गए हैं। एक कैपेसिटर कुछ यहाँ पे बना दिया आपने 8 माइक्रोफैराड का, इस पोजीशन का नाम कुछ 1 है, इस पोजीशन का नाम कुछ 2 है, यहाँ पे स्विच है। सवाल में क्या बोला गया आपको, इसे बोला गया कि 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटी चार्ज है शोन इन द फिगर। पहले आपने 2 माइक्रोफैराड को इस V वोल्टेज से चार्ज किया, मतलब स्विच 1 के, मतलब इस वाले स्विच को पोजीशन 1 के ऊपर आपने रखा है। फिर इसके बाद जब स्विच 2 पे उस पर अगर डाल दिया, जैसे इसी स्विच को 1 से 2 पे शिफ्ट करेंगे तो कितना एनर्जी का लॉस होगा, ये वो जानना चाहता है। तो मैंने बोला कि अगर आप देखेंगे इनिशियली जैसे आप स्विच 1 पे था तो कुछ ऐसा सर्किट बन रहा होगा, यहाँ पे से 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आपके पास और ये V वोल्ट, तो यहाँ पे जिस पे चार्ज आ रहा होगा वो 2V आ रहा होगा, 2 प्लस माइनस 2V, और वो माइक्रोफैराड के अंदर है, ठीक है। और फाइनली अब आप देखिए, अब जब अगर आप इस 2V चार्ज के कैपेसिटर को अगर आप 8 माइक्रोफैराड वाले से ज्वाइन करेंगे, 8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, इससे अगर आप ज्वाइन करें तो क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं मैंने बताया था भी, अब आप इसको ऐसे ट्रीट कर लीजिए, टोटल चार्ज इसके पास में कितना है 2V, टोटल चार्ज कितना है 2V, और इसको 2 कैपेसिटर में पैरेलली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड हैं। इसमें अगर आपको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमें पता है कैपेसिटर के डायरेक्ट रेशियो में जाता है। तो इस पर अगर मैं चार्ज फाइनली कुछ Q1 मान लूँ, इस पर कुछ Q2 मान लूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, जो Q1 की वैल्यू आपके पास में आएगी, चार्ज मतलब कैपेसिटर्स के रेशियो में रहता है ना चार्ज आपके पास में, दैट इज 8 डिवाइड बाई 10, 8 डिवाइड बाई 8 प्लस 2 10 मल्टीप्लाई 2V, ये तो इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज आ गया। अगर आप इस वाले पे निकालने जाएंगे Q2 के ऊपर तो वो कितना है आपके पास, 2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 दैट विल बी 10 मल्टीप्लाई 2V, ये चार्ज आपके पास में Q2 के ऊपर आ गया। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं Q1 Q2 दोनों की वैल्यू आपको मिल चुकी है। ये चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम बोलते हैं भी अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो Q1 आएगा C1V और Q2 आएगा आपके पास में C2V। तो आपको दिखाई दे रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है, तो आप बोल सकते हैं भी Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1 है और Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2 है। तो उस हिसाब से हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर जब आप इस स्विच 1 से हटा के स्विच 2 पे इस कैपेसिटर में डालेंगे तो इस वाले कैपेसिटर में जो चार्ज आ रहा है आपके पास में, तो वो तो आ गया आपके पास, दिस विल बिकम 8/5V, और इस वाले कैपेसिटर पे अगर आप चेक कर रहे हैं Q2 तो ये आ गया आपके पास 2/5V। सही है ये बात, ठीक है। अब आप देखिए इनिशियल एनर्जी कितनी थी, एनर्जी का लॉस पूछा ना। इनिशियल एनर्जी ये 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर स्विच 1 पे रखा हुआ था, तो ये हो जाएगी हाफ, कैपेसिटर में एनर्जी था हाफ CV², तो इसके जो कैपेसिटेंस है वो है 2 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई V का स्क्वायर, ये आ गया इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी अगर आप चेक करेंगे तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं आपके पास में। अगर आपने स्विच 1 को स्विच 2 पे रख दिया, मतलब इस स्विच को पोजीशन 2 पे रख दिया, तो ये 2 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड पैरेलल में कनेक्टेड हो गए। तो इसके अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस वाले केस में, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में आ रहा है वो कितना, दैट इज Q/C, तो 1/5 वोल्ट, 1/5V आएगा आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, 1/5V। दोनों कैपेसिटी अक्रॉस यही है, तो आपने लिखा हाफ C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई डेल्टा V का होल स्क्वायर। तो ठीक है, देखता हूँ यार हाफ C इक्विवेलेंट कितना हो गया, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपके पास होगा 10 माइक्रोफैराड, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है आपके पास 1/5, तो V² करूँगा दैट इज V² डिवाइड बाई 25, इतना सही। अब मुझे एनर्जी का लॉस निकालना था, डेल्टा U लिखा दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो इसको थोड़ा सोल्व करके देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन में इधर 2 से 2 उड़ा दिया, इधर कुछ 5 आ गया, ये भी इधर कुछ 5 आ गया, तो उधर तो बन गया बच्चों V² और यहाँ पे बन गया V²/5 माइक्रो के टर्म में है आपके पास में। तो यहाँ पे देखें दैट इज 4V² डिवाइड बाई 5 और यहाँ पे माइक्रो की टर्म है आपके पास, तो ये चेंज इन एनर्जी आपके पास में आ रहा है 4V² डिवाइड बाई 5। अच्छा, अब आंसर्स देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस में क्या है। परसेंटेज एनर्जी का लॉस पूछा है, परसेंटेज एनर्जी का लॉस, तो इतनी एनर्जी लॉस होगी आपके पास, ठीक है, 10⁻⁻⁶। इनिशियली थी कितनी, इनिशियली थी आपके पास में V² एनर्जी थी, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, सही भाई, परसेंटेज चेंज निकालना है ना। तो परसेंटेज चेंज अगर आप देखें तो इनिशियली कितनी थी वो दिख ऐसी आई आपके पास, यहाँ पे साफ हो गया, तो 80% एनर्जी जो थी आपके पास में वो लॉस होगी। तो ऐसा सवाल हमने पहले भी देखा था, और ये इससे के सवाल इंपॉर्टेंट रहते हैं
इसमें क्या करना है आपको, एक कैपेसिटर पहले चार्ज होगा, उसको अनचार्ज कैपेसिटर ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको फाइनल चार्ज निकालना आना चाहिए हर एक कैपेसिटर। वो आप कैसे निकाल सकते हैं, आप ये भी समझ सकते हैं ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं और चार्ज पैरेलल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं कि ये दोनों ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, यहाँ से कितना चार्ज, टोटल चार्ज कितना है दोनों प्लेट्स पे, दैट इज 2V के बराबर, तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और इसके हिसाब से आप एनर्जी डिफरेंस निकाल लीजिए, तो बात बन जाएगी। तो सवाल ऐसा कई बार पूछा जा चुका है, 2-3 बार ऐसा सवाल सेम आया है आपके पास जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है। तो आई होप आपको बात समझ गई होगी। अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये आपके पास में 2012 में पूछा गया सवाल है और सवाल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ डाटा आपको यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मास ऑफ प्रोटॉन आपको यहाँ पता होना चाहिए क्या होता है, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन पता होना चाहिए, ये सब बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो आप इस सवाल में डाटा बता देता हूँ आपको। मास ऑफ प्रोटॉन जो आपके पास रहता है दैट इज़ 1.67 10⁻⁻27 रहता है आपके पास, और जो आपके पास में चार्ज है दैट इज़ 1.6 10⁻⁻19 रहता है। तो ये दो डाटा आपको यूज़ करने पड़ेंगे। मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज़ 1.67 10⁻⁻27 kg, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन अगर आप बात करें दैट इज़ 1.6 10⁻⁻19। क्लियर, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। आप करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। ये सबके सब सिंगल करेक्ट है ना, मतलब सिंगल ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। हाँ भी सवाल में क्या है आपके पास, अगर आप इसके जवाब की मतलब क्या आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का, इसका जो आंसर आना चाहिए वो सी आना चाहिए। सी इसका करेक्ट जवाब होगा, दैट इज 1 × 10⁻⁻9 वोल्ट, 1 × 10⁻⁻9 वोल्ट। अब इसको प्रोसीड करते हैं। सवाल में बोला गया ऐसे दो प्लेट्स हैं आपके पास में ना, और इसका ऐसे प्लेट एक कनेक्ट किया गया एक बैटरी से, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ x है, और इसके बीच जो डिस्टेंस है आपके पास दोनों प्लेट्स की, वो डिस्टेंस आपके पास है 1 सेंटीमीटर। क्लियर। आपको बोला गया कि वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पे मूव करता है, तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक तो इधर फोर्स लग रहा होगा आपके पास में QE, और एक इधर लग रहा होगा आपके पास में mg, ये दो फोर्स लग रहे होंगे, एक QE और एक mg, और ये इस तरफ जा रहा है, मतलब ये कुछ 45 डिग्री एंगल बन रहा होगा। इसका मतलब क्या mg और QE दोनों बराबर हैं, तभी तो 45 डिग्री एंगल बनेगा। तो आप क्या लिखेंगे, mg इज इक्वल टू QE। अब E कैसे निकालें, आपको दोनों प्लेट से पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो आप करेंगे E इज इक्वल टू डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, 1 सेंटीमीटर। सही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास में आ गई, दैट इज 100x। अरे समझ में आ रही है, पोटेंशियल डिफरेंस x है, डिवाइड बाय डिस्टेंस कर दिया, और डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऊपर 100 चला गया, तो 100x बन गया आपके पास। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। m की वैल्यू है आपके पास से 1.67 10⁻⁻27, g की वैल्यू आप 10 यूज़ कर लीजिए, q की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19, और मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपके पास, 100x। सही है ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे ये इससे साफ हो गया, और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे ये इससे साफ हो गया। तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू देखेंगे 10⁻⁻19 है ना, 10⁻⁻19 अगर आप करेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻8, 10⁻−8 बन जाएगा ना। यहाँ पे तो 10⁻−8, और दिस इज बिकम बाय 10 इज इक्वल टू कुछ x, ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है। अब वैल्यू किसकी पूछना चाह रहा है आपसे, वैल्यू जानना चाह रहा है x की, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x आ गया 10⁻−9 वोल्ट। तो बहुत ही सिंपल सा, आसान सा और हलवा सवाल था, बहुत ही बेसिक गणित था आपके पास, और अब बहुत इजीली आप इसको कर सकते थे। ठीक है, अब आइए अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों ये आपके पास 2012 में पूछा गया सवाल है, और ऐसे ही सवाल कई बार मतलब आगे भी चार्ट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला सवाल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, मेरे को तो आसान लग रहा है देख के, आई होप आपको भी आसान नहीं लगेगा। करके बताइए बच्चों क्या जवाब आ रहा है आपके पास।
हमें हुआ इसमें आपके पास में सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। इस वाले सवाल का आपके पास में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आ रहा है आपका? ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं इसको। सवाल में ये बोला गया कि यार यहाँ पे ऐसे एक प्लेट है और फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे से पैरेलल में 2 कैपेसिटर है आपके पास, ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐसे अर्थ कर रखा है इसको। अच्छा, इस पे जो आपके पास में चार्ज है प्लस 80 माइक्रोकूलम चार्ज है और कितने फैराड कैपेसिटर है? 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है। सिर्फ इसी प्लेट पे चार्ज गिवन है, बाकी सब पे कहानी कुछ नहीं है। तो मुझे पता है इस पे अगर प्लस 80 है तो यहाँ पे पक्का माइनस 80 माइक्रोकूलम आना चाहिए, और अगर इस पे माइनस 80 कूलम आएगा तो यहाँ पे कुछ Q1 आएगा, इस प्लेट पे कुछ Q2 आएगा, तो Q1 प्लस Q2 आपके पास है प्लस 80 कूलम होना चाहिए। सर ये क्या कर दिया समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसमें हमने क्या किया, अगर इस पे प्लस 80 कूलम है तो यहाँ पक्का माइनस 80 कूलम आना पड़ेगा, और अगर इस वाली प्लेट में माइनस 80 कूलम आएगा तो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये तीनों प्लेट अपने आप में आइसोलेटेड है, और अगर ये तीन प्लेट अपने आप में आइसोलेटेड है तो इन दोनों पे नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, Q1 प्लस Q2 प्लस ये वाली वैल्यू ऐसे लिख देता हूँ मेरे, तो आपको ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, इज इक्वल टू 0। बिकॉज चार्ज कंजर्वेशन कर रहे हैं भाई, इन तीनों पे पहले मिलकर नेट चार्ज कितना था 0, फाइनली भी कितना रहना चाहिए 0। इसका मतलब आ गया भी Q1 प्लस Q2 पे जो चार्ज रहना चाहिए वो रहना चाहिए 80 माइक्रोकूलम। अब इस पे चार्जेस, इस पे कैपेसिटेंस कितना कितना है, ये आपके पास में 3 माइक्रोफेराड है और ये आपके पास में 2 माइक्रोफेराड है, सही, ये 3 एंड दिस इज 2। तो अब क्या करेंगे, आपको पता है टोटल चार्ज यहाँ से जो आ रहा है दैट इज प्लस 80 माइक्रोकूलम। अब इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे होता है, कैपेसिटर्स के रेशियो में डिवाइड होता है। तो आप बोलेंगे Q1 की वैल्यू जो है दैट इज 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 80, ठीक है, तो ये आ गया दैट इज 48 माइक्रोकूलम। और अगर आप Q2 की वैल्यू चेक करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 2 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 80 दैट इज 32 माइक्रोकूलम। अब किस पे पूछ रहा था, ये 3 माइक्रोफैराड पे पूछ रहा था ना आपके पास में, और अगर 3 माइक्रोफैराड पे देखें कितना रहा है 48 माइक्रोकूलम। तो सवाल आसान था, बहुत आसानी से आप कर सकते थे। मेन पैरेलल में कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इसकी आपको क्लियरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। बच्चों ये आपके सामने 2013 का सवाल है और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, तो आप इसे मुझे करके बताइए क्या जवाब आया। और वही सेम चीज़ है जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि एक कैपेसिटर पहले चार्ज है दूसरा अनचार्ज है और दोनों का आपने ज्वाइन किया तो किससे का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी पूछा गया सवाल है। करके बताइए क्या जवाब मेरा है। हमें हुआ इसका जो सही जवाब आपके पास में हुआ दैट इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। तो पहले आप वापस देख लीजिए, मैं डायग्राम बना लेता हूँ सवाल का। सवाल में ऐसे बोला गया कि यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी बना लेते हैं और कुछ कैपेसिटर बना लिए हमने। यहाँ पे कैपेसिटर है, इसी कैपेसिटर भी सी है, नाम इसका C1 है, ठीक है। यहाँ पे एक और कैपेसिटर है, इसका नाम कुछ C2 है, और यहाँ पे ऐसे एक बैटरी है आपके पास में और इसकी वोल्टेज कुछ V0 है। ये S1 स्विच है, ये S2 है आपके पास में और ये S3 है। पोटेंशियल यहाँ पे कुछ 2V0 है और वहाँ पे V0 है। अब देखिए सवाल में क्या बोला गया, इसे बोला सबसे पहले आपने S1 को क्लोज किया और इस कैपेसिटर को फुली चार्ज किया, और हर एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो आपके पास में C है। अब देखना, अगर आपने सबसे पहले स्विच S1 को क्लोज किया, स्विच S1 को क्लोज किया तो इस पर पूरा चार्ज आ जाएगा, कितना दे रहा है, कैपेसिटर C है दोनों की ना, तो ये 2CV0 चार्ज आ गया इसके ऊपर, ठीक है, माइनस। समझ में आ गई बात। अब आपने इसको ओपन कर दिया, अब आपने क्या करा, इसको क्लोज किया, और अगर आपने इसको क्लोज किया तो अब आपके पास में क्या है, 2 कैपेसिटर हैं। ये वही बात होगी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल कैसे होता है आपके पास। इसकी कैपेसिटर भी C है, इसकी भी C है, दोनों प्लेट में टोटल चार्ज आना चाहिए 2CV0, तो दोनों बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा CV0 बिकॉज हम जानते हैं जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कैपेसिटर्स के रेशियो में होता है। दोनों कैपेसिटर C में, दोनों में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
ठीक है, तो इस पे फाइनल चार्ज कितना बन गया CV0 और इस पे भी कितना बन गया CV0। अब आपने क्या किया, इस स्विच को भी ओपन कर दिया, फिर आपने क्या किया बच्चों, इस S3 को क्लोज किया, ऐसा ही बोला थर्ड केस में, और S3 को आपने क्लोज कर दिया। अच्छा, अब S3 को क्लोज किया तो S3 बोलेगा कि यार मेरा ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है, तो वो बोलेगा नहीं यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा -CV0। ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास बनेगा। तो फाइनली अगर आप चेक कर रहे हैं तो इस पे बच गया CV0 और इस पे बन गया CV0, दोनों कैपेसिटर पे CV0 चार्ज है आपके पास। अब देखते हैं क्या ऑप्शन बोल रहा है। इसमें चार्ज ऑन अपर प्लेट ऑफ C1, अपर प्लेट ऑफ C1 इज 2CV0, गलत बात है, 2CV0 नहीं है, CV0 है। फिर बोला था चार्ज ऑन द अपर प्लेट ऑफ C1 कैपेसिटर CV0, सही बात है, C1 कैपेसिटर के अपर प्लेट पे CV0 चार्ज है आपके पास। अपर प्लेट C2 पे 0 है क्या, नहीं है, अपर प्लेट पे है -CV0, तो आपके पास में दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। तो सवाल अगर आप देखें तो आसान है, और ये कंसेप्ट जब दो एक कैपेसिटर पे चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, आप उनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में दिखाई दे रहा है इस कैपेसिटर के अंदर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। अब आइए अपने नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। बच्चों ये आपके सन 2014 का मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट का सवाल है। आई होप आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि करके बताइए क्या जवाब मिल रहा है आपको, फिर आप इसको डिस्कस करते हैं। करिए इसको। हाँ भाई बनी बात। तो सवाल तो आसान है, देखिए अगर आप ढंग से करें तो जवाब आएगा। इसके दो आंसर आपके पास में है, दैट इज आंसर ए एंड आंसर डी। तो आपके पास में दो जवाब सही है यहाँ पे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। अब देख लीजिए आपका सही हुआ है कि नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो एक बार आप फिर से ट्राई कर सकते हैं सवाल को। तो मैं थोड़ा डायग्राम वगैरह बना लेता हूँ। मतलब ऐसा सेटअप है आपके सामने ना कि एक कैपेसिटर में दो डाइलेक्ट्रिक हैं, एक ऊपर डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट के है, अंदर इसका डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नीचे वाला तो एयर ही है आपके पास में। अब इसको कुछ बैटरी चार्ज कर देते हैं, यहाँ पे चार्ज कर देते हैं। एरिया गिवन है कि भाई इस जिसमें डाइलेक्ट्रिक है वो एरिया A/3 है, बचा हुआ 2A/3 है। अब देखिए अगर आप बात करेंगे नीचे वाले इस वाले कैपेसिटेंस की, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, दैट इज C1, इसको नाम C2 दिया, C1 दिया, थोड़ा देख लेते हैं एक बार। इसका नाम C1 है, तो C1 की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज A/3 एप्सिलॉन नॉट बाय D मल्टीप्लाई के, ये कैपेसिटेंस आ गया C1। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे इसकी कैपेसिटेंस, तो इसको C2 नाम दे दो, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट 2A/3 ना, बिकॉज इसका एरिया 2A/3 है, बाय D और इसका डायरेक्ट कांस्टेंट कुछ K ही है आपके पास। और अब इन दोनों जो C इक्विवेलेंट है उसका नाम कुछ C दिया है, तो C इक्विवेलेंट कितना है, C1 + C2। सवाल में ये गिवन है आपको कि इन दोनों का जो मिला के जो कैपेसिटेंस है वो कुछ C है, और जिसमें डायरेक्ट्रिक है उस कैपेसिटेंस का नाम C1 है। तो अगर आप C को चेक करेंगे तो आप दोनों को जोड़ दीजिए। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D कॉमन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे बन गया K + 2। ठीक है, अब हम ऑप्शंस पे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन में तो आपसे C/C1 का रेशियो ही पूछा गया, तो थोड़ा निकाल लेंगे C/C1 का रेशियो। तो मैंने बोला C/C1 कितना रहा, देखिए C की वैल्यू पुट की A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D K + 2, और यहाँ पे आएगा आपके पास C1 की वैल्यू कितनी है, A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D और यहाँ पे कुछ K, इसने इसको उड़ा दिया, तो C/C1 की वैल्यू जो निकल के K/2 K + 2, ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। अब देखिए भाई साहब ऐसा कुछ मैच कर रहा है, हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया। अब और चीज देखते हैं, ये बोला कि इस पे जो चार्ज है वो कुछ Q1 है, इस पे जो चार्ज है वो कुछ Q1 है, इस पे जो चार्ज है वो कुछ Q2 है। तो मैं तो निकाल भी सकता हूँ ये वाली बात कि जो Q1 चार्ज है आपके पास में वो किस पे, वो चेक कर लेते हैं।
भाई ऊपर वाले पे Q1 है, नीचे वाले पे Q2 है। लैंग्वेज में सब पता है, लैंग्वेज में लिखे हुए, बहुत ढंग से लैंग्वेज पढ़नी जरूरी है इसमें। तो यार अगर ऐसा है आपके पास में, तो ऊपर वाले पे चार्ज कितना है, Q1 कितना आएगा, दैट इज C1V, और Q2 कितना है, दैट इज C2V। C1 C2 पता है, तो ये बन गया A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D K, और ये V आ गया। सिमिलरली यहाँ पे आएगा 2/3 A एप्सिलॉन नॉट बाय D मल्टीप्लाई V। अच्छा, अब आप अगर दोनों को का रेशियो निकालेंगे, तो हमसे Q1 बाय Q2 का रेशियो पूछा गया, तो मैं डिवाइड मार देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को अगर आप डिवाइड मारेंगे तो ये तो उड़ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय 3D बाय टर्म सब साफ हो जाएगी, तो यहाँ पे बन गया K/2 की टर्म बननी चाहिए, पर ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं है, तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, तो मुझे पता है कि यार पोटेंशियल डिफरेंस पता है, दोनों में V है। अगर आप इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम कुछ E1 दे रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम कुछ E2 दे रहे हैं, तो अब E होता क्या, E होता है डेल्टा V बाई डी, ऐसे लिखते हैं आप अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेल्टा V को तो आपने V लिखा और ये डिस्टेंस कुछ D कर दी, सही। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देख रहे हैं, सही, ये वाली बात। और सेम ये तो दोनों जगह सेम आएगी ना, डिस्टेंस तो D ही है आपके पास, डिस्टेंस तो D है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ऐसा ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा ही होगा ना भाई। आपके पास में यहाँ पे अलग चार्ज है, यहाँ पे अलग चार्ज है, यहाँ का सिग्मा 1 अलग आएगा, यहाँ पर सिग्मा 2 अलग आएगा। पर अब EFI देखेंगे तो EFI दोनों में सेम ही आएगा, बिकॉज जब आप देखेंगे डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट DL, तो आपको यहाँ से चल के यहाँ पे D डिस्टेंस मूव करना है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये बन जाएगा माइनस E, इंडिकेशन को हटा देते हैं बिकॉज E यूनिफॉर्म है, तो ED मतलब D डिस्टेंस मूव करने पे V पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे तो वही बात है। अब लोग कहते हैं नहीं सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट होगा, यहाँ पे E नोट बाई K होगा, नहीं होगा दोस्त। यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा सेम नहीं आएंगे, यहाँ पे सिग्मा डिफरेंट आएंगे आपके पास। मैंने आपको नोट्स में दिखाया भी था ये चीज़ करके कि यहाँ पे दोनों पॉइंट में सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिफरेंट आएंगे। वो इस तरीके से वेरी करेंगे ताकि यहाँ से यहाँ पे चलने पोटेंशियल ड्रॉप सेम आना चाहिए, और पोटेंशियल ड्रॉप तभी सेम आएगा जब नेट EFI सेम आएगा। तो यहाँ पे EFI जो होगा वही EFI यहाँ पे होगा, दोनों पे रेशियो सेम आ जाएगा। तो आप बोलेंगे E1 बाई E2 का रेशियो 1 आना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन मैच करके हमारे पास, दैट इज ऑप्शन A एंड ऑप्शन D। सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, वो शानदार था, वो आपको चमकना चाहिए, ठीक है। अब आइए अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों ये आपके पास 2015 में पूछा गया सवाल है, 2015 का, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। करके बताइए, सवाल ठीक है, और ऐसा सवाल मैंने आपको नोट्स में करवाया था, उस टाइम बताया था यहाँ पे खतरा है, ये गलती होती है। अब ट्राई करके देखिए कि आप वो गलती करते हैं कि नहीं, सही ढंग से आप इसे अटेम्प्ट करेंगे। हाँ भी हुआ, तो इसमें आपका सिर्फ डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सही आ रहा तो बहुत बढ़िया, नहीं आता आपने इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये सवाल जो नोट्स में करवाया गया था, ऐसा एक सवाल करवाया गया था नोट्स में, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे ऐसे हम मान लेते हैं, तो हमने एक ऐसा सवाल किया था नोट्स में, अगर आपको याद हो। ऐसे एक डाइलेक्ट्रिक है आपके पास, इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कुछ K1 है, यहाँ पे ऐसे दो डाइलेक्ट्रिक डाले हुए हैं आपने, इसका नाम ऐसे कुछ K2 है और इसका नाम ऐसे कुछ K3 है, ठीक है। और आपने इसको ऐसे ड्रॉ किया था, ठीक है। आपने बोला था सर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, मैंने बोला था ये गलत है।
उसका आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें आपने ये मान लिया कि ये पूरा डायरेक्टरी इक्वी पोटेंशियल है, जो कि नहीं होता। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिग्मा बनाता है, यहाँ पे सिग्मा 2 आता है। दो रीजन पे डिफरेंट चार्ज डेंसिटी आपके पास में आएगी, और अगर डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज आपके पास में रहेगी तो आपको इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पे और यहाँ पे सेम नहीं मिलेगा। तो ऐसे आप नहीं कर सकते। फिर मैंने बोला इस K1 को आप ऐसे ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक करके कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, इसको 4 कैपेसिटर में तोड़ना पड़ेगा। ये इसका सही जवाब है। और ये खतरे वाला पॉइंट था, मैंने वहाँ मेंशन भी कराया था। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, और वैसा ही सवाल था जो आपको गलती करवा सकता था। अब सवाल में क्या बोला गया? पहले बोला गया कि पहले एक ऐसे कैपेसिटर है, इसका एरिया कुछ S0 गिवन है आपको। इसमें देखेंगे पैनल प्लेट कैपेसिटर, इसका प्लेट एरिया कुछ S है और सेपरेशन कुछ D है। प्लेट एरिया कुछ S है और सेपरेशन कुछ D है आपके पास। तो कैपेसिटेंस एयर में C1 है, तो C1 कितना है? C1 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है। अब आप देखिए, अब आप अगर इसे डाइलेक्ट्रिक डाल दें, इसमें डायरेक्ट्री इंसर्ट करें, कैसा डायरेक्ट्री बनेगा? कुछ ऐसा डायरेक्ट्री बनेगा। अच्छा, इसका डायरेक्ट्री क्वोशंट अगर आप देख रहे हैं तो ये बन गया K1 इज इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पे आपके पास। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ऐसे K2 देखेंगे तो K2 कितना आ गया आपके पास? 4 आ गया। ऐसे ये दो डायरेक्ट्री आपके पास में डाल। अब बोला कि इसका नया कैपेसिटेंस कितना है, वो C2 नाम दिया है उसको। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? आप देखिए, तो हमने इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। तो इसको तोड़ दिया ना यहाँ से, तो ये भी K1 हो गया 2। तो आप ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे रीड्रॉ करेंगे, ऊपर बना दिया, फिर ऐसे यहाँ पे ये नीचे बना दिया। एक बार अगर एक प्लेट से चल रहे हैं तो दूसरे प्लेट पे ही जाके खत्म होना है, बीच में कुछ जंक्शन वगैरह मत लेके आना, जैसे इसमें किया था आपने। इसमें क्या गलती की? आपने इसको इक्विपोटेंशियल मान दिया। इक्विपोटेंशियल नहीं है, बिकॉज ये डाइलेक्ट्रिक है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे आ गया 4, और यहाँ पे आ गया कुछ 2, और ये सेपरेशन कुछ D है, ये कुछ D/2 है, और ये वाला कुछ D/2 है। एरिया आपके पास ये S0/2 हो गया, S0/2 हो गया, S0/2 है। अब कैपेसिटेंस लिखता हूँ, तो इसकी क्या बनेगी? दैट इज S0 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D। D की वैल्यू कितनी है? और मल्टीप्लाई डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट तो 2 हो गया। इसने इसको उड़ा दिया, तो इसी कैपेसिटेंस जो आपके पास में है दैट इज S0 एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। ये कैपेसिटेंस इसकी आ गई। इसी कैपेसिटेंस चेक करूंगा तो A एप्सिलॉन नॉट और D की जगह D/2 और डायरेक्ट्रिक कुछ 4 हो गया। इसने इसको उड़ा दिया, तो इसी कैपेसिटेंस जो फाइनली आई दैट इज 4 S0 एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, ये इसकी कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस। इसकी चेक करूंगा तो कितनी बनेगी? A S0 हो गया आपके पास, सॉरी हाँ, A हो गया S0/2 A एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितनी आपके पास में D मल्टीप्लाई 2 कर दिया। जिसकी कैपेसिटेंस, इसकी जो कैपेसिटेंस बनी दैट इज S0 एप्सिलॉन नॉट बाई D0 या फिर D। अब आप देख लीजिए टोटल कैपेसिटी कैसे बनेगा। तो ये दोनों सीरीज में है, तो आप लेंगे C1 C2 इन दोनों का, दैट इज ऊपर वाले का C इक्विवेलेंट अगर आप निकालेंगे ऊपर वाले का तो बनेगा C1 C2, तो ऊपर बन गया 8 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, तो यहाँ पे बन गया 6 मल्टीप्लाई ये टर्म बन जाएगी। आप चेक कर लीजिए, मैंने डायरेक्टली कर दिया। तो अगर ऐसा बन रहा है तो ये बन गया 4/3। तो C इक्विवेलेंट आपके पास जो है दैट इज 4/3 S0 एप्सिलॉन नॉट D। ये कैपेसिटेंस बन गया आपके पास ऊपर वाले पेयर का। और आप नीचे वाले का चेक कर रहे हैं तो इतना है। अब आप देखिए C नेट कितना आएगा। अब ये दोनों तो पैरेलल में है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखा, ये वाला बना, इसकी वैल्यू पता है, दोनों अगर आप जोड़ ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4/3 + 1, और इधर आ गया S0 एप्सिलॉन नॉट D। तो यहाँ पे C नेट कितना है आपके पास? इट इज 7/3 S0 एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये C नेट बन गया आपके पास। अब हमसे क्या पूछा गया? दोनों का रेशो पूछा गया। और क्या रेशो किसका पूछा गया आपसे? C2 डिवाइड बाई C1। तो ये C2 है, तो अगर आप देखें C2 डिवाइड बाई C1 बस C नेट डिवाइड बाई इनिशियल C1, तो ये बन गया 7/3। ऐसा रिजल्ट आ रहा है आपके पास। इसको इसे डिवाइड करें तो ये आएगा 7/3, और 7/3 कौन सा ऑप्शन हो गया? D ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सवाल में जो चीज़ थी या जो कंसेप्ट था जो गलती करवा सकता है, वो कंसेप्ट हम पहले नोट्स में देख चुके थे। उसके बाद भी अगर आप गलती करें इसका मतलब आपने नोट्स से ढंग से नहीं देखा। यू शुड गो अगेन एंड रिवाइज नोट्स। ठीक है बच्चों, अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये आपके पास में 2019 में पूछा गया सवाल है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप मतलब कुछ भी आंसर आ सकता है ना, आपके पास में डेसिमल वैसिमल कुछ भी आ सकता है। तो आप इसे करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। थोड़ा अच्छा सवाल है, लैंग्वेज इसकी फंसाने वाली थी। मतलब जी के हर एक पेपर में कुछ अच्छे सवाल थे, उनमें से अच्छे सवालों में था। मैथमेटिक्स है थोड़ी सवाल में। आप करके बताइए कि क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर अपने इसको डिस्कस करेंगे।
हाँ भी हुआ। तो इसका जो जवाब आपके पास में रहेगा, इसका आंसर आएगा आपके पास में 1 1 इसका आंसर आना चाहिए। आप देखिए एक बार ट्राई करके, फिर अपने इसको थोड़ा देख लेते हैं। सवाल इस तरीके का है कि यार आपके पास सवाल में बताया गया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमने यहाँ पे कैपेसिटर बना दिया ऐसे कुछ, और इसकी भी जो डिस्टेंस आपके पास है वो कुछ d है, ठीक। और इसका प्लेट एरिया जो है कुछ a है। अब क्या है कि इसमें बहुत सारे डायरेक्ट्रिक्स भर दिया आपने, ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट्रिक्स हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे डायरेक्ट्रिक भर रखे हैं आपने ना, बहुत सारे डायरेक्ट्रिक। तो इस तरीके से सेटअप चल रहा है आपके पास, और आपको ये बताएगा कि टोटल n नंबर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, n डायरेक्ट्रिक्स को आपने इसमें भरा है, मतलब d डिस्टेंस में n डायरेक्ट्रिक्स को आपने भर दिया। और जो mth जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है mth का, वो कितना आ गया आपके पास, इट इज k 1 प्लस स्मॉल m डिवाइड बाई n, ये आ गया आपके पास। जो किसी भी mth डायरेक्ट्रिक प्लेट का जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ये है, दैट इज k ब्रैकेट में 1 प्लस m बाई n, और n की वैल्यू बहुत बड़ी है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो थिकनेस है आपके पास में एक डायरेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो d बाई n है, ये सवाल में आपको गिवन है। अब आपको क्या बोला गया कि होल सेटअप का आप कैपेसिटेंस बताइए कितना आएगा। तो हमने क्या किया, मैंने ये बोला कि यहाँ पे ऐसे एक कैपेसिटर है, इसमें से कुछ डायरेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से कुछ x दूरी पे जाके ऐसे कुछ dx विड्थ का एक कुछ भी एक प्लेट पकड़ दी ना ऐसे dx विड्थ की। तो मैंने बोला मैं इसकी कैपेसिटेंस निकालता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंटल हमने पकड़ा है तो इसकी कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, इसकी जो कैपेसिटेंस दैट इज a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय इसकी जो डिस्टेंस जो होगी दैट इज dx, ठीक है, और मल्टीप्लाई इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वो आपके पास में कुछ k रह जाएगा। इस तरह का सेटअप हमने बना दिया। अब हम इसको क्या करें यार, अब हमें ये चाहिए कि सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू पुट कर मैं करके देखूँ। तो डी सी की वैल्यू आ गई a एप्सिलॉन नॉट बाई डी एक्स, और k का जो एक्सप्रेशन है दैट इज k ब्रैकेट में 1 प्लस स्मॉल m बाई n। अब मुझे ये चेक करना जरूरी है कि यार ये कौन सा मतलब डायरेक्ट्रिक है, बिकॉज m तो शो कर रहा है अभी आपके पास में कुछ टोटल डायरेक्ट्रिक n है आपके पास में, तो m शो कर रहा है कौन सा स्पेसिफिक डायरेक्ट्रिक पे आप पहुंच चुके हैं। तो अब उसके लिए मैं क्या करूं, मैं उसको x की टर्म में लिखना चाहता हूं ताकि मेरे पास dx की टर्म है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो मैंने बोला कि यहाँ पे x दूरी के अंदर कितने डायरेक्ट्रिक आ गए होंगे आपके पास में। तो आपको पता है भी x डिवाइड बाय विड्थ ऑफ वन डायरेक्ट्रिक, और वो कितना है आपके पास में d बाई n। तो ये आपके पास में कुछ mth डायरेक्ट्रिक होगा। अगर मैं आपसे पूछूं x डिस्टेंस के अंदर कितने डायरेक्ट्रिक हैं, तो आप बोले सर आप x डिवाइड बाई एक डायरेक्ट्रिक की विड्थ कर दीजिए। तो मैंने डिवाइड किया तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपके पास बन गया। सही है ये बात। तो ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो कुछ जवाब शायद मिल जाए हमें, थोड़ा चेक करके देखते हैं। a एप्सिलॉन बाई डी एक्स और k 1 प्लस m की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज x डिवाइड बाई d, n नीचे से साफ हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो सबके सब डायरेक्ट्रिक है सीरीज में जुड़े हुए हैं, और जब भी डायरेक्ट्रिक सीरीज में जुड़ा हुआ होता है तो आपको c इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो 1 बाई c इक्विवेलेंट वो क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई दैट इज इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। इसको आपने जस्ट उल्टा किया और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना अभी हम। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट, ये सब नीचे आ जाएगा ना, आपके पास में ऐसा बन जाएगा। k को हमने, ठीक है ये सब सही है, तो dx ऊपर चला गया और यहाँ पे बन गया a एप्सिलॉन नॉट k, और ये बन गया 1 प्लस एक्स बाई डी, और इसको इंटीग्रेट करना है। और x की वैल्यू हमें पता है दैट विल बी फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू d, देन दिस विल टेंड्स टू x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू d। और अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये बन गया आपके पास 1 बाय a एप्सिलॉन नॉट k और इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 प्लस एक्स बाई डी। अब भाई साहब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप ये कर सकते हैं भी इसको फंक्शन को कुछ t मान लीजिए। तो आपने बोला 1 प्लस एक्स बाई डी, आपके पास में कुछ t आ गया, डिफरेंशिएट कर दिए बन गया dx बाई डी इज इक्वल टू dt। तो ये बन गया आपके पास में दिस इज 1 बाय a एप्सिलॉन नॉट k, dx को आपने लिख दिया d dt, और यहाँ पे बन गया दिस इज d ना, ठीक है, ये एक अलग d है वो छोटे वाला dt है ना, और यहाँ पे बन गया आपके पास में t। इसको इंटीग्रेट करें तो ln t बन जाएगा। तो एक्सप्रेशन आपके पास में बन रहा है d डिवाइड बाई a एप्सिलॉन नॉट k, d इधर ले आया a एप्सिलॉन बाई k, और ये बन गया ln t, और t की वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज 1 प्लस एक्स बाई डी। अब गेम चला गया लिमिट्स के पास में। तो लिमिट्स अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू d तक की लिमिट्स पुट कर देते हैं। तो ये बन गया d a एप्सिलॉन नॉट k ln, वैल्यू पुट करते हैं तो ऊपर तो बन गया 2, समझ में आ रहा है, और माइनस अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, दिस विल बिकम ln 1,
ठीक है, तो ln1 तो आपके पास में 0 हो ही जाएगा ये वाली टर्म। तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन गया d a एप्सिलॉन नॉट k और ln2। अब जो आपको फाइनल एक्सप्रेशन गिवन है सवाल में वो कुछ इस तरीके का है। दिस इज, ये 1/सीक्वेंट था ना, 1/सीक्वेंट, थोड़ा सा स्पेस की वजह से ऊपर नीचे हो गया। आई होप आप मैनेज कर पा रहे हैं अगर आप साथ साथ देख रहे हैं तो ये सीक्वेंट आपके पास में क्या बन गया, दैट इज a एप्सिलॉन नॉट k बाई d ln2, बिकॉज हम 1/सीक्वेंट निकाल रहे थे बच्चों। तो अगर आप सीक्वेंट देखें तो हमें उल्टा करना पड़ेगा। अब देखते क्या रिजल्ट में है, k है आपके पास में a एप्सिलॉन नॉट d ln2, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा आपके पास में। इसने बोला है कि इसको कंपेयर करते हुए इसको अल्फा लिखा है, तो अल्फा की वैल्यू तो 1 है आपके पास में, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब ये ऐसे सवाल हैं कि आप अगर आप अंडर प्रेशर होंगे पेपर में तो ऐसा कर पाना थोड़ा सा मतलब दिक्कत वाला है, क्योंकि डिफरेंट अप्रोच से जाना पड़ रहा है आपको। इस तरीके के सवाल स्टैंडर्ड नहीं रहते, आप नोट्स में ऐसे सवाल नहीं देखते, मॉड्यूल में ऐसे सवाल नहीं देखते। तो जेईई हमेशा ऐसे क्रिएटिव सवाल आपको देता है ताकि उसकी जो इज्जत है वो बनी रहे, मतलब ऐसा ना हो कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोर कर ले। तो ये सब सवाल आपको तब करने होते हैं जब पूरा पेपर हो गया, मेरे पास टाइम है, कैपेसिटी मेरा स्ट्रॉन्ग है, तब आप इस सवाल पर जा सकते हैं। वो भी आपको कोई स्ट्राइक करे ना करे, वो थोड़ा सा मैथमेटिकल है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में अपना ये जो डिस्कशन था कैपेसिटर का वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप ओवरव्यू करेंगे तो जैसे जेईई इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर को अभी भी एक साथ देखता है। वो जब सवाल देता है तो वो कोशिश करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का दे दिया तो कैपेसिटर का ना दे, कैपेसिटर दे दे इलेक्ट्रोस्टैटिक का ना दे, वो या फिर दोनों के 2 देने हैं तब वो मिक्स कर दे। तो अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो आपको 3 सालों में 2 सवाल मिल रहे हैं, ऐसा सा कुछ ट्रेंड है आपके पास में। पर कैपेसिटर चैप्टर आसान है, करंट से मैच करता है, तो काफ़ी हद तक जो अगर हम करंट पढ़ लेते हैं तो कैपेसिटर का सवाल हो ही जाना चाहिए। तो आप पढ़ते रहिए, आपके पास में टाइम है प्रॉपर, आप 1 बाय 1 सब सवाल आपने देखे, फिर भी आप किसी में फंसे हैं तो उसमें रुकिए। कई बार क्या होता है कि आपके सवाल करने की अप्रोच डिफरेंट है और आप चाहते हैं कि मास्टर ने कोई डिफरेंट अप्रोच से करवा दिया, तो आप कोई बात नहीं, आप अपनी अप्रोच पे जाइए, पहले ये ढूंढिए कि वो अप्रोच गलत क्यों है। अगर आप ये नहीं ढूंढ पा रहे आपकी अप्रोच गलत क्यों है तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना आपको। तो पहले आप ढूंढिए अपनी अप्रोच गलत क्यों है, अगर फिर पता लगे वो गलत क्यों है, फिर आप सही अप्रोच देखिए। मतलब कुल मिला के निचोड़ दीजिए सवाल को। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं रिवीजन में या फिर से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।